हेलो स्टूडेंट्स, राम राम जी। वेलकम बैक टू CBI ज्ञान मिशन सफल 2020। स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने बात की थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन, उपचयन व अपचयन की, है ना। तो आज एक लाइन में बोलूं, अटपटी आपको जरूर लगेगी। यदि आपको अब तक सफलता नहीं मिल रही है तो पढ़ना छोड़ दे। लगा ना अजीब सा? हाँ, लगना ही है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाई के लिए ही बोल रहा हूं कि पढ़ना छोड़ दे, तो अजीब सा तो लगना है ही। हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल 100% फैक्ट है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पढ़ना छोड़ दे। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव का जमाना है और इस कंपटीशन के युग में जहां तक मैं समझता हूं एक सीट पर कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 10,000 स्टूडेंट कॉम्पीट करते हैं। क्या वो 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं। क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं, सिलेक्शन सिर्फ एक का होगा उन 10,000 स्टूडेंट्स में से, सिर्फ एक का, और सभी पढ़ रहे हैं। अब वो एक स्टूडेंट्स कौन है? वो एक स्टूडेंट्स वो है जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी कमियों को दूर करता है। बिल्कुल, जी हां, आप लोग पढ़ तो रहे हैं 24 घंटे में से 15 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सफलता क्यों नहीं मिल रही। हाँ, अब आपको करना यह है कि अब आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या कमियां हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स में दो कमियां सबसे ज्यादा होती हैं। सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सर पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों कमियों को आप दूर करें। वीडियो को देखते रहें, मैं लास्ट में बताऊंगा कि इन दोनों कमियों को दूर कैसे करें, क्योंकि कंफ्यूज होना और भूलना आपकी बीमारी, इसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी। तो आप को मैं बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ें कि कंफ्यूजन न हो, किस तरह से पढ़ें कि भूले नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस करते हैं? क्यों सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं? क्या सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, सफल स्टूडेंट्स के आसमान में से आते हैं? नहीं, वो भी बिल्कुल आप जैसे हैं। मैं स्टूडेंट्स बता दूं यहां पर, सपोज सफल स्टूडेंट्स के 91% बनी है और असफल स्टूडेंट्स के 90%। 90-91 में फर्क ही कितना है? कोई फर्क नहीं है ना। इसका मतलब सफल स्टूडेंट और असफल स्टूडेंट्स एक जैसे हैं। बस फर्क इतना है कि वो जो सफल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतनी सी मेहनत, वो 1% मेहनत कुछ अलग तरीके से, अलग ढंग से की है। बस हमें भी वो मेहनत अलग से करनी है। इसलिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, अब आपको अपनी कमियों को दूर करना है, आपको अपने में कमियां ढूंढनी है, क्या कमियां हैं और उनको दूर करना है, तभी आपको 100% सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो अब हम कल की क्लास से आगे बात करें। पिछली बार अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की थी और आज मैं आपको रामबाण देने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, रामबाण। और आप लोगों ने सुना होगा रिडॉक्स अभिक्रिया, बिल्कुल सही, रिडॉक्स अभिक्रिया। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। अब देखना स्टूडेंट्स, रिडॉक्स अभिक्रिया आपने नाम सुना है ना। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जनरल वे में आपने किताबों में पढ़ा होगा कि वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों। ऑक्सीकरण को यहां उपचयन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, कई बार आ जाता है उपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एंड अपचयन। ये दोनों अभिक्रिया क्या होती स्टूडेंट? साथ साथ होती हैं, एक साथ
एक साथ किसी भी रिएक्शन में दोनों होती हैं, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे हम, बस यही तो रामबाण देने वाला हूं मैं। चलो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको यहां पर कुछ रिएक्शन लिखता हूं और फिर मैं बताऊंगा कैसे पहचानते हैं। यही रामबाण है, सुने। सबसे पहले मैं यहां एक रिएक्शन लिख रहा हूं, CuO प्लस H2 रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। देखना यहां पर मैं इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकता हूं स्टूडेंट्स, O प्लस H2O। यहां पर मैं स्टूडेंट्स ऐसे भी प्रदर्शित करूं इसको, Cu माइनस O कॉपर, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर दूसरी रिएक्शन स्टूडेंट्स यदि मैं चर्चा करूं आपसे, ZnO प्लस कार्बन और यहां पर Zn प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। यहां पर स्टूडेंट्स मैं बात करूं CO कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहां बात करूं CO2। यहां मैं बात करूं सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2। देखना स्टूडेंट्स, अब आप कोई बता सकता है कि ये मैं आपको मैंने इतनी सारी रिएक्शन लिखी है, इनमें रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? देखना स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने कहा कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ हों तो उन्हें अपन बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? बिल्कुल सही ना। तो यहां स्टूडेंट्स एक रामबाण है, सीधा सा ध्यान रखना। कभी भी आपसे पूछे कि रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है तो देखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में तो मैंने बता रखा है कि आपको कि ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीजन निकले तो अपचयन का उदाहरण है, हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, हाइड्रोजन जुड़े, इस तरह से मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन जुड़े निकले, ऑक्सीकरण संख्या वगैरह, आवेश अधिक होगा कम होगा, इस आधार पर हम ऑक्सीकरण व अपचयन बता सकते हैं। लेकिन आपको वहां तक जाना ही नहीं पड़ेगा। आप स्टूडेंट ध्यान देना, आपके एग्जाम में रिडॉक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा तो गारंटी है या तो एग्जाम्पल देगा ये, यहां पर भी मैं बता दूं 99% एग्जाम्पल ये वाला ही देगा। मोस्टली बहुत सारी एग्जाम में 1% एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये वाला देगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रिडॉक्स अभिक्रिया में इन दोनों एग्जाम्पल में से ही पूछेगा। अब आप कोई बात नहीं, ये दोनों न भी पूछे और कोई एग्जाम्पल पूछे तो आपको करना कैसे है स्टूडेंट्स, देखना स्टूडेंट्स, रिडॉक्स अभिक्रिया का रामबाण एक ही है। ध्यान से सुनना, रिडॉक्स अभिक्रिया का रामबाण एक ही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, वापस से सुनना स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में तीर के निशान के दाएं और तीर के निशान के बाएं कम से कम एक यौगिक होना अनिवार्य है। एक यौगिक इधर और एक यौगिक इधर। अब आप कहोगे यौगिक क्या होता है, तो पिछली वीडियो देखना, मैंने आपको तत्वों के बारे में बताया था, तत्व क्या होते हैं, यौगिक के बारे में बताया था, यौगिक क्या होते हैं। तो आपको वो वीडियो देख लेनी है, आपको पता चल जाएगा यौगिक क्या होते हैं, तभी तो आप बता पाओगे। तो आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन में यह देखना है कि तीर के निशान के बाईं तरफ और तीर के निशान के दाईं तरफ कम से कम एक एक यौगिक होना अनिवार्य है। ज्यादा हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक एक यौगिक होना अनिवार्य है। देखना स्टूडेंट्स, अब मैं यहां बात करूं कि निम्न अभिक्रियाओं में कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो देखना स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक यौगिक है और यहां पर भी एक यौगिक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, रिडॉक्स अभिक्रिया हुई। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में हम बात करें, यहां पर यौगिक नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया
नहीं है। यहां पर देखना स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों साइड में एक एक यौगिक है। यहां पर CO है तो यहां पर ZNO है, तो ये केमिकल, ये रिडॉक्स अभिक्रिया हुई। अब देखना स्टूडेंट्स, आपने ये तो बता दिया कि रिडॉक्स अभिक्रिया निम्न में से कौन सी, तो आपने आसानी से छांट लिया कि कम से कम एक एक यौगिक होना अनिवार्य है, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, मैंने बात की थी आपसे कि ऑक्सीजन जुड़े निकले, तो देखना स्टूडेंट्स, यहां पर CuO है, इसमें से हो क्या रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, अपचयन का, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो देखना अपचयन के बारे में बताया था। और ऑक्सीजन जुड़े तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जुड़े, तो यहां पर H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये किसका उदाहरण हुआ स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण। तो यहां H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है और CuO में अपचयन हो रहा है। स्टूडेंट देख लो, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यह उदाहरण हुआ ऑक्सीकरण का। किसका उदाहरण हुआ स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण का। और यहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है तो यह उदाहरण हुआ अपचयन का। इसी तरह स्टूडेंट्स, अपन यहां बात करें ZNO में से ऑक्सीजन निकल रहा है, और जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो यह भी उदाहरण किसका हुआ स्टूडेंट्स, अपचयन का। और यहां पर C में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़े तो यह उदाहरण हुआ स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण का। तो स्टूडेंट्स, आप आसानी से समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन में तीर के निशान के दोनों तरफ कम से कम एक एक यौगिक हो तो वो अभिक्रिया कहलाएगी रिडॉक्स अभिक्रिया। अब देखना स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इसकी बात करूं C+O2, अब ये तो यौगिक है लेकिन इधर कोई यौगिक नहीं है, इसलिए ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक है लेकिन इधर यौगिक नहीं है, इसलिए ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको बताया कि रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे पहचाने, तो आप आसानी से रिडॉक्स अभिक्रिया पहचान लेंगे। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन, कहां ऑक्सीकरण हो रहा है कहां अपचयन हो रहा है, ये आप कैसे पहचान पाएंगे, मेरी पिछली वीडियो देखेंगे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन और उसको पढ़ोगे तो आप ऑक्सीकरण कहां हो रहा है, अपचयन कहां हो रहा है, ये भी आप पहचान जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पढ़े कि कंफ्यूज नहीं हो, किस तरह से पढ़े कि आप भूले नहीं। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, अभी बता रहा हूं। लेकिन बताने से पहले नए स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी वीडियो को, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करें, ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हाँ, बात ये थी कि पढ़े कैसे। अच्छा, एक बात बताओ स्टूडेंट्स कि आप लोगों के घर में कितने कमरे हैं, बता दोगे शायद आप। आपके मोहल्ले में कौन कौन रहता है, बता दोगे आप। आपके पास कितनी ड्रेस हैं, बता दोगे शायद आप। आपके घर में किस कमरे में कौन कौन सा कलर किया हुआ है, शायद आप बता दोगे ना। क्या आपने उन सब चीजों को रटा था? नहीं, आपने कभी भी नहीं रटा था। तो अभी स्टूडेंट्स, आपके सामने देखना 2 पर्सन थे। अभी मैंने बताया कि सर हम भूल जाते हैं, सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखना स्टूडेंट्स, आप लोग भूले नहीं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो भूले नहीं, इसके लिए आप बार बार मन लगा करके पढ़ें। देखना स्टूडेंट्स, हम लोग घर में रहते हैं तो बार बार हमें वही कमरा नज़र आता है, बार बार हमें हमारी ड्रेस नज़र आती है, बार बार हमारे परिवार के मेंबर हमें नज़र आते हैं, बार बार हमारे मोहल्ले में सभी लोग हमें नज़र आते हैं। तो हमने याद भी नहीं किया, हमें याद भी हो गया कि किसके परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने कौन कौन है अपने घर में, कौन कितने कमरे हैं, कैसी कितनी ड्रेस हैं, कमरे में कैसा कलर है। बिल्कुल कभी याद नहीं किया, फिर भी हमें याद हो गया ना। तो आप लोग बार बार पढ़ें, जरूरी है बार बार पढ़ें।
तो बार बार आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं सर, तो इसके लिए स्टूडेंट जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपको पता लग जाता है कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। और जहाँ पर भी आपको ये लगे कि हम यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे तो वहाँ पर अपना लैंडमार्क बना लेना। जैसे बात करें भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी की पत्नी, एक की पत्नी थी यशोदा और एक की पत्नी थी यशोधरा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि यशोधरा किसकी पत्नी, यशोदा किसकी पत्नी है ना। तो यहाँ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लैंडमार्क बना ले, यशोधरा में ध आता है, भगवान बुद्ध में भी ध आता है, ध की पत्नी, तो ये भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा और यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी। तो इस तरह से लैंडमार्क को मैं बोल लूंगा चिन्ह। तो कभी भी पढ़ें तो चिन्ह बनाते हुए पढ़ें, जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। याद रखना इस तरह की शॉर्ट ट्रिक की मेथड आप स्वयं के बनाएं, दूसरे के नहीं बनाएं। दूसरे के बनाएंगे तो फिर उन ट्रिक्स को ही आप याद करते रह जाएंगे और ट्रिक्स याद नहीं हो पाएंगी। तो आप लोग ट्रिक्स खुद बनाएं, क्योंकि आप काफ़ी विद्वान हैं, ध्यान रखें। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।